Hello students, this is our third lecture of class 11th NBF and the topic is vectors. In this lecture we are going to discuss about remaining parts of exercise 3.3 जिसमें हम लोग जो है बेसिकली टॉर्क वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको समझा देते हैं जो आप लोग ह्यूमन फिजिक्स के अंदर इनको पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल यानी अगर मैं टॉपिक को स्टार्ट करूँ इसकी क्योंकि इसकी हमारे पास सारी ये जो है आगे ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं यानी 14 से ऑनवर्ड करके। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को समझने से पहले इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। सो थ्योरी को स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि जी आसान चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लेट्स से आपके पास एक रॉड है या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपने पास जो है कोई भी पेंसिल या पेन रख लो और उसके सेंटर ऑफ मास से यानी इस पॉइंट से, यानी जिस ऐसे ये रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास हमारे पास ये पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करूं तो आपके दिमाग में या फिर आप अपने माइंड में इसको इमेजिन कीजिए कि जब ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो जब ये इसकी मूवमेंट होगी तो ये लीनियर होगी हमारे पास, ठीक है। यानी अगर इसके सेंटर ऑफ मास से हम फोर्स लगाएं तो ये जो एक्सेलरेट करेगा ये लीनियर होगा, यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन में, यानी यहाँ से ये मूव होके यूं करके यूं स्ट्रेट लाइन पे ये मूव करता जाएगा। आप चाहो तो अपने पास पेंसिल या पेन रखो और उसके सेंटर ऑफ मास से अगर उस पर फोर्स लगाओगे तो आप नोटिस करोगे वो लीनियर ही एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक। तो इसी तरह ही अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊं तो आगे अगर आप ये देखिए कि बजाय इसके सेंटर ऑफ मास से हम किसी भी पॉइंट से अगर इस पे फोर्स लगाएं तो चाहो तो आप इस इसके एंड पॉइंट से लगा लो या इस पॉइंट से लगा लो या फिर इस पॉइंट से कहीं से भी लगाना चाहो रादर देन सेंटर ऑफ मास से। तो आप ये देखोगे बजाय लीनियर के तो ये तो रोटेट करेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं से भी फोर्स लगाएं तो वो एक्सेलरेशन जो है लीनियर के बजाय रोटेशनल एक्सेलरेशन होती है, यानी वो आगे की तरफ मूव तो करेगा लेकिन वो रोटेट होगा, जैसे कि ये इस एरो में शो किया गया है। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास टॉर्क है, यानी कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं से भी फोर्स लगाएं तो वो तो टॉर्क होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आधी ही बात है। अगर इसी एग्जाम्पल को अगर आप आगे देखो तो इसी रॉड का, यानी कि इस रॉड का या तो ये एंड पॉइंट या तो ये एंड पॉइंट अगर हम इसको फिक्स कर दें और फिक्स करने पर अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास से ही अगर फोर्स लगाएं तो भी ये हमारे पास जो है रोटेशनल एक्सेलरेट करेगा, लीनियर नहीं करेगा, तब भी ये रोटेशनल एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी रॉड या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको रोटेशनली मूव करवाना है तो उसके सेंटर ऑफ मास के अलावा ही उस पर कहीं फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसका कोई भी एक एंड पॉइंट फिक्स कर दो और अगर उसके सेंटर ऑफ मास से अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो रोटेशनल ही एक्सेलरेट करेगा हमारे पास, जैसे ये इस एरो में शो किया गया है। सिमिलरली जैसे आप डेली लाइफ में देखते हो कि आपके पास डोर है तो वो एक एंड पॉइंट से जो है वो फिक्स हुआ हुआ होता है, ठीक है। और जैसे आप उस पर फोर्स लगाते हो तो बजाय लीनियर मूव होने के वो हमारे पास रोटेशनल ही मूव करता है। सो आई गेस कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से अगर फोर्स लगाएं तो वो लीनियर एक्सेलरेट करता है। सिमिलरली अगर उसके किसी भी एंड पॉइंट से अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसका काम भी एक्सेलरेट होना है, पर वो रोटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो टॉर्क का हरगिज मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ उसके एंड पॉइंट से ही उसके फोर्स लगाओगे तो ही वो रोटेशन एक्सेलरेट करेगा। अगर आप उसका एक कोई भी एंड पॉइंट फिक्स कर देते हो तो वहाँ पे भी उसका काम यही होगा कि वो रोटेशन एक्सेलरेट ही करेगा। लेकिन अगर आप सेंटर से भी करना चाहोगे उसके तो वो सेंटर से भी रोटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें तो यानी कि जिसके हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की गई है, एक हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, जैसे इसमें फोर्स लगाई जा रही थी। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक नट है और इसको जो है इस रेंच के थ्रू जो है यहाँ पे टाइट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये हमारे पास इनिशियल है, यानी ये फिक्स पॉइंट है और जहाँ से इसके पास फोर्स लगाई जा रही है, जिसके अबाउट यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, जहाँ से इसको टाइट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि इनिशियल यानी जहाँ पे हमारे पास फिक्स पॉइंट है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, इसको हम लोग मोमेंट आर्म से यानी लीनियर डिस्टेंस को, यानी इस फिक्स पॉइंट से इस एंड तक जो लीनियर डिस्टेंस होगा इसको हम लोग मोमेंट आर्म से रिप्रेजेंट करते हैं और जनरली इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। इसी तरह अगर इसी एग्जांपल को आगे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि लेट से आपके पास कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी एक नट है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कोई भी एक नट है हमारे पास जिसको हमने ओपन करना है और एक रेंच है हमारे पास जिसमें हम फोर्स लगा रहे हो, यानी कि फोर्स लगाते हैं एंड देन फिर एंड सो ऑन वो हमारे पास ओपन हो जाता है।
तो सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक नट है आपके पास और रेंच का साइज कुछ ऐसा है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला देखो, तो आप उस पर फोर्स अगर लगाते रहो और बहुत ही टाइट हो तो आप वो नोटिस करोगे, यानी अगर आप डेली लाइफ में अगर आपने कभी इसका यूज़ किया हो तो आप ये देखते हो कि आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लो तब भी वो ओपन नहीं होता, यानी कि एक एंड पॉइंट से वो फिक्स होता है और दूसरे पॉइंट से फोर्स लगाई जा रही होती है, तब भी उसको हम लोग खोल नहीं पा रहे होते हैं। तो अब होता क्या है कि जो हमारे पास जो है टॉर्क है, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। अब होगा क्या कि अगर इस रेंज से, यानी ये जो फर्स्ट वाला रेंज है, अगर हम इससे इस नट को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं ये लास्ट वाला रेंज है ये वाला लेके आ जाऊं, तो अब आप ये देखोगे कि इसका जो मूवमेंट आर्म है, यानी जो लेंथ है, एज कम्पेयर टू दिस रेंज, ये ज़्यादा है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है हमारे पास दो चीज़ों पे। टॉर्क इज डिपेंड डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स, यानी सिर्फ फोर्स से ही काम नहीं होगा, वहाँ पे मूवमेंट आर्म भी होना चाहिए, यानी कि जितना ज़्यादा मूवमेंट आर्म होगा उतनी ज़्यादा इजीली हम लोग जो है इसको, इस नट को ओपन कर सकते हैं। तो टॉर्क में दो चीज़ें हमारे पास, एक मूवमेंट आर्म और दूसरा ये फोर्स है हमारे पास। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और आप अपने माइंड में रखिएगा कि मूवमेंट आर्म की जो लेंथ है उसको जनरली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें थी हमारे पास जो हमने टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है, यानी सारी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर डिस्कस करनी है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाएंगी आके, एक बार जो हम लोग इसकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप ये देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ना आपको समझा देते हैं जो आपको हर क्वेश्चन के अंदर नोटिस करनी है। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स हमें जो है फाइंड आउट करना है। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसको हम लोग एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहो तो आप इसको टॉर्क भी कह सकते हो। फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे हमारे पास कि अबाउट द पॉइंट व्हेन अप्लाइड एट द पॉइंट। तो ये जो दो चीज़ें हैं, अबाउट द पॉइंट और अप्लाइड एट द पॉइंट, ये दोनों चीज़ें ही हमें डाटा के अंदर नोटिस करनी होती हैं। बाकी सब जो डाटा होता है वो इजीली हमें मिल जाता है कि फोर्स क्या है हमारे पास, लेट से मूवमेंट आर्म अगर गिवन हो, या फिक्स पॉइंट या अबाउट द पॉइंट, ये सब चीज़ें डाटा के अंदर मेंशन होनी चाहिए। तो फिलहाल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये हमें फाइंड आउट करनी है, और फोर्स हमें गिवन है, दैट इज 2I + 3J + 7K करके। नाउ अबाउट द पॉइंट, जहाँ पे अबाउट द पॉइंट लिखा गया है आपने इसको मेंशन करना है। अबाउट द पॉइंट क्या, दैट इज 1, 2 और कॉमा 3 करके कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा गया। व्हेन अप्लाइड एट द पॉइंट, दैट इज -1, 2 और 0 करके, यानी फोर्स अगर इस पॉइंट पर अप्लाई हो रही हो, और किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, यानी रोटेशनल पॉइंट कौन सा हमारा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला अबाउट द पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट कौन सा, ये वाला, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही होगी और जिसके अबाउट यानी ये रोटेट कर रहा होगा, वो ये पॉइंट है हमारे पास। तो अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, यानी कि अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो आपने करना क्या है, जैसे कि मैंने भी बताया था कि हमारे पास जो है, अगर हमें आर को फाइंड आउट करना हो, क्योंकि ये लेंथ होती है इसकी, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो मूवमेंट आर्म, जिसको हम लोग लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, फिक्स पॉइंट से अबाउट द पॉइंट, इन दोनों के बिटवीन लेंथ, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये कैसे फाइंड आउट होता है, इसके लिए एक छोटी सी चीज़ है हमारे पास। आपने एक चीज़ याद रखनी, दैट इज अप्लाइड एट द पॉइंट माइनस अबाउट एट द पॉइंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखोगे, अप्लाइड माइनस अबाउट करके। तो अप्लाइड किया, दैट इज -1, 2, 0, और फिर माइनस कर देनी है अबाउट द पॉइंट, दैट इज 1, 2 और 3 करके। दोनों को आप माइनस करोगे तो वहां से जो है आर फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज -1 × -1, दैट इज -2, 2 - 2 दैट इज 0, एंड 0 - 3 दैट इज -3 करके। चाहो तो इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखो, या तो आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखो। तो स्टार्ट में मैंने बताया था कि मूवमेंट यानी टॉर्क वगैरह अगर आपने फाइंड आउट करनी है, सो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। फोर्स और मूवमेंट आर्म का प्रोडक्ट जो है हमारे पास टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो आर हमें पता है, दैट इज -2I + 0J - 3K, और फोर्स हमें क्वेश्चन में दे रखी, दैट इज 2I + 3J + 7K। तो इन दोनों का जो है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। अगेन आप कैसे करोगे, आई, जे और के कंपोनेंट मेंशन करोगे, आर के जो कंपोनेंट है दैट इज -2, 0 एंड -3, इसको मेंशन कर लोगे, और फोर्स के जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं दैट इज 2, 3 एंड 7, इसको आप मेंशन कर लोगे यहाँ पे, और फिर इसको एक्सपेंड करवा लोगे रो 1 से। आई गेस एक्सपेंशन जो आप लोग को आती होगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस भी किया था एक बार फिर से। तो बस इसको एक्सपेंड करना है,
एंड दैट्स इट, ये क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है, ये इसका मोमेंट आर्म फाइंड आउट हो जाएगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिकॉल करवाना चाहूँ तो आपने करना क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डाटा पढ़ना होता है, डाटा को मेंशन करते जाओगे और दो चीज़ें हमेशा नोटिस करोगे, दैट इज अप्लाइड एट द पॉइंट एंड अबाउट द पॉइंट। तो ये दो चीज़ें मेंशन करोगे आप, और उसमें से आर को कैसे फाइंड आउट करोगे, अप्लाइड माइनस अबाउट हमेशा किया जाएगा। ठीक, तो इसी तरह ही इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में अगर देखो सो हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस आर अप्लाइड एट द सेम पॉइंट। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, अप्लाइड एट द पॉइंट यहाँ पे हमें गिवन है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ दीज कंकरेंट फोर्सेस, यानी इन दोनों फोर्सेस को अगर कंबाइन कर दें दैट आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस अबाउट द पॉइंट। अबाउट द पॉइंट भी पता चल गया और अप्लाइड एट द पॉइंट भी आपको मेरे ख्याल से यहाँ से डाटा से क्लियर हो गया होगा। सो फोर्सेस है हमारे पास, दैट इज F1, एक को F1 कह दिया और एक को हमने F2 कह दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को जो है ऐड कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी, दैट इज F1 प्लस F2, यानी इन दोनों को ऐड करवा दो आप। सो टू, और यहाँ पे वैसे मैंने दोनों को मेंशन ही कर दिया, F1 और F2 को। आप चाहो तो स्टेप को डायरेक्ट कर सकते हो, 2 + 3 दैट इज 5 माइनस J + 4 दैट इज 3 टाइम्स ऑफ J एंड 3 - 2 दैट इज प्लस K करके, ये हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब आपने करना क्या था, अगला स्टेप दैट इज अप्लाइड एट द पॉइंट। अप्लाइड एट द पॉइंट को मेंशन करना है और अबाउट द पॉइंट को मेंशन करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो यही यहाँ पे जो है मेंशन किया गया, दैट इज अप्लाइड एट द पॉइंट एंड अबाउट द पॉइंट। तो फिर से मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग अप्लाइड में से माइनस कर देंगे अबाउट को, तो हमारे पास आर यानी मूवमेंट आर्म की लेंथ निकल आएगी यहाँ पे। सो अप्लाइड एट द पॉइंट माइनस अबाउट द पॉइंट, इन दोनों को आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन है, 1 - 0 दैट इज अगेन 1। सो जीरो से कुछ भी माइनस या प्लस करोगे तो आंसर हो जाएगा -2 में से -0 अगेन -2, 4 - 0 4 आ जाएगा। इसको अगर आप नोटिस करोगे तो कोऑर्डिनेट से वेक्टर की फॉर्म में भी यहाँ पे कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो अगेन क्वेश्चन वही, द सिमिलर मूवमेंट आर्म हमें फाइंड आउट करनी है। सो दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ मूवमेंट आर्म हमारे पास है और फोर्स है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे, दैट इज अगेन आई जे और के करके लिखोगे। फिर आप आर जो है उसके कंपोनेंट मेंशन कर लो, 1 - 2 और 4, और फोर्स क्योंकि हमारे पास दैट इज 5 3 एंड 1 करके, इन दोनों को एक्सपेंड करोगे ये मूवमेंट आर्म हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन था, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों सिमिलर थे। क्वेश्चन में हमें मेंशन था यहाँ पे आपकी बारी दो फोर्सेस थी, अप्लाइड एट पॉइंट भी दिख रहा है कि क्या बताया हुआ है, और मोमेंट ऑफ फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, और अबाउट द पॉइंट भी बताया हुआ था। तो बस डाटा को एक बार मेंशन करके अप्लाइड में से आपने माइनस कर देना अबाउट द पॉइंट को, वहां से आर फाइंड आउट हो जाएगा, फिर आप फॉर्मूले में पुट करवाइए और सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, दैट इज अ टॉय कार इज लोकेटेड एट अ पॉइंट, यानी उसका एक पॉइंट दे दिया, एक कोई भी गाड़ी है, टॉय कार लिखा हुआ है यहाँ पे, अ टॉय कार इज लोकेटेड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया गया हमें रिलेटिव टू ओरिजिन। अब अगला पॉइंट क्या होगा, दैट इज 0, 0, 0 करके 3 डायमेंशन में, क्योंकि ये भी 3 डायमेंशन में, सो अगला पॉइंट है दैट इज 0, 0, 0 करके। आगे खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे पास एट अ पॉइंट और अबाउट अ पॉइंट क्या है हमारे पास, ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब ये दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है हमारे पास। सच दैट व्हेन अ फोर्स ऑफ 3i + 2j + 7k इज अप्लाइड ऑन अ कार। तो कह रहे हैं कि ये फोर्स जो है, यानी कि आप इसको मेंशन कर लोगे, दैट इज 3i + 2j + 7k इज अप्लाइड ऑन अ कार, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द ओरिजिन। तो अबाउट द ओरिजिन हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट, यानी ये अबाउट का है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्लाइड एट द पॉइंट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि इसने खुद बता दिया हमें कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ कार इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द ओरिजिन। तो अबाउट क्या है हमारे पास, ओरिजिन, और फिक्स पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ये जो रिमेनिंग रह गया दैट इज 2, 3, 5 करके। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, अबाउट अ पॉइंट एंड अ फिक्स पॉइंट करके। सो अगेन फाइंड द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इन द कार। सो यू हैव टू फाइंड मूवमेंट, हमें मूवमेंट को फाइंड आउट करना है। सो डाटा आपके पास मेंशन है, आपने करना है क्या, आर कैसे फाइंड आउट करोगे, फिक्स्ड माइनस अबाउट अ पॉइंट करके। क्लियर, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे आर कैसे फाइंड आउट होगा, एट अ पॉइंट माइनस अबाउट अ पॉइंट, यानी इसमें से इसको माइनस कर दोगे, यहाँ से आर फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। फिर अगेन वही फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, दैट इज m0 r क्रॉस f करके, वेक्टर आर की वैल्यूज को प्लेस करवाना है और फोर्स की वैल्यूज को, यानी कंपोनेंट्स को यहाँ पे प्लेस करवा दोगे। फिर इसके बाद आपने इसकी एक्सपेंशन करनी है, अगेन m0 फाइंड आउट हो जाएगा।
सो दैट्स इट। ये हमारे पास अगेन सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंज करके वर्डिंग यहाँ पे दी हुई थी। तो अपने आप पता चल जाएगा, आपने इसकी टेंशन लेनी कीजिए। अबाउट अ पॉइंट, बस थोड़ा सा इसमें जो है ऑब्जर्व करना होता है कि अबाउट अ पॉइंट या फिर फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या मेंशन किया गया। सो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 17, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 इंटरेस्टिंग है और अगेन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर इसको बहुत ध्यान से पढ़ा जाए। अ सी सॉ इज फिक्स्ड फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट। तो सी सॉ आई गेस सबको पता होगा कि क्या होता है। एक टाइप का हमारे पास झूला ही है, जिसमें आप लोग ने बचपन में इसको जो भी है अपने इसमें झूले हो गए, आपको पता होगा कि जी एक मिड पॉइंट से यानी अपने सी सॉ जो है वहां से फिक्स होता है, और फिर उसके दो हमारे पास बैलेंस करने के लिए, एक जगह पे आप बैठे होते हो, दूसरी जगह पे आपका दोस्त बैठा होता है। तो आपको पता होगा कि उसका जो मिडल पॉइंट है फिर वो फिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इसका फिक्स पॉइंट क्या है, दैट इज फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट, तो वो इसका फिक्स पॉइंट होगा। सो आगे बढ़ाते हैं। सीसॉ इज फिक्स फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट विच इज एट पॉइंट दैट इज 0,2,3 करके। सो फिक्स पॉइंट यहाँ पे हमें मेंशन किया गया, कौन सा है वो, दैट इज 0,2,3 करके। पहली चीज तो पता चल गई हमें कि फिक्स पॉइंट क्या है। सो टू फोर्सेस दैट इज F1 एंड F2, तो दोनों फोर्सेस को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया F1 और F2 करके ऐसे, आर अप्लाइड एट अ पॉइंट। सो फिक्स पॉइंट और अप्लाइड एट अ पॉइंट। अप्लाइड एट अ पॉइंट भी कौन सा हमारे पास, एक फर्स्ट है और सेकंड, दो तरह से हमारे पास अप्लाइड एट अ पॉइंट है। उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया फर्स्ट और सेकंड करके, दैट इज 4, 5, 3 एंड -4, -1 और 3 करके। अप्लाइड एट अ पॉइंट भी दो तरह के हैं और फोर्सेस भी दो तरह के हमारे पास। तो बहरहाल इसके आगे पढ़ते हैं। यानी आगे हमें क्या बताया हुआ है, कैलकुलेट द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय, यानी एम नॉट फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फोर्स, यानी कि हर एक फोर्स कितना मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, F1 और F2 इन दोनों के लिए निकालना पड़ेगा हमें। कैलकुलेट द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फोर्स अबाउट द फिक्स पॉइंट। सो फिक्स पॉइंट अब क्या हो जाएगा हमारा, ये अबाउट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, कैलकुलेट द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फोर्स अबाउट द फिक्स पॉइंट। तो अबाउट में किसने आना है, फिक्स पॉइंट ने, तो ये फिक्स पॉइंट एज अ अबाउट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। इन सी सॉ सेपरेटली, यानी सेपरेटली फाइंड आउट करना, यानी कि F1 का फोर्स का इसके साथ क्या रिलेशन होगा, फिर F2 का इसके साथ क्या रिलेशन होगा, दोनों का सेपरेटली फाइंड आउट करना है। फिर लास्ट में बोला हुआ है ऑल्सो फाइंड नेट मूवमेंट, यानी कि आप F1 का यानी कि फोर्स वन को अगर फिक्स पॉइंट के साथ लेके चलोगे, वहां से आप एम नॉट फाइंड आउट करोगे, फिर फोर्स टू को फिक्स पॉइंट के साथ लेके चलोगे, वहां से आप जो है एम नॉट सेकंड वाला फाइंड आउट करोगे। अब जब ये दोनों फाइंड आउट कर लोगे तो फिर नेट मूवमेंट का मतलब ये इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो बहरहाल जो डाटा था उसको एक बार से फिर से देख लेते हैं हम लोग कि सीसॉ इज फिक्स फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट से फिक्स किया गया वो हमें पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। टू फोर्सेस उसका डाटा भी दे रखा है, दैट इज F1 एंड F2 करके, आर अप्लाइड एट पॉइंट्स, यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट करके। तो अप्लाइड पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर दिए फर्स्ट और सेकंड करके। कैलकुलेट द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फोर्स, हर एक फोर्स कितना मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी अबाउट द फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट के, यानी कि जो फिक्स पॉइंट है अब इसको अबाउट बोल दिया गया है। तो ये पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो अगेन यहाँ पे R1 और R2, क्योंकि आप लोग फर्स्ट यानी मूवमेंट फाइंड आउट करोगे तो जहाँ पे हम R1 और F1 कह देंगे, फिर सेकंड मूवमेंट फाइंड आउट करोगे जिसको हम R2 और F2 कह देंगे। तो R1 यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, यानी कि लेंथ जो हमारे पास मूवमेंट की, दैट इज अप्लाइड एट पॉइंट माइनस फिक्स्ड एट पॉइंट, जिसको आप यहाँ पे खुद से चाहो तो अबाउट अ फिक्स पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अबाउट होगा और ये अप्लाइड होगा। सो इसमें से 4, 5 में से माइनस कर दोगे अबाउट एट अ पॉइंट दैट इज 0,2,3 करके। तो वहां से आप फर्स्ट यानी R1 को फाइंड आउट कर लोगे। फिर सेकंड कैसे करोगे, अगेन अप्लाइड पॉइंट हमारे पास चेंज हो जाएगा, दैट इज -4, -1 एंड 3। और जो अबाउट एट अ पॉइंट है जिसको फिक्स पॉइंट भी यहाँ बोला गया, दैट इज 0,2,3, इसमें से माइनस कर दोगे, वहां से आपके पास R2 कैलकुलेट हो जाएगा। अगेन इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है, वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, आप जैसे मर्जी चाहो लिख सकते हो इसको। तो R1 R2 भी पता चल गए और फोर्सेस हमें पता है, दैट इज F1 एंड F2 करके। तो फर्स्ट वाला मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज M1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू F1 करके, जो कि यहाँ पे लिखा गया M1 इज इक्वल्स टू R1 क्रॉस F1 करके। सो R1 की जो कंपोनेंट्स है वो मेंशन कर दीजिएगा, F1 के कंपोनेंट्स मेंशन कर दीजिएगा। R1 के कंपोनेंट्स ये हैं हमारे पास, और फोर्स जो इनिशियल फोर्स है यानी फर्स्ट फोर्स उसके कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन कर दोगे।
तो इन सब के कंपोनेंट मेंशंस करने के बाद आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करवाना है, फर्स्ट मूवमेंट निकल आएगी, फिर आपने सेकंड मूवमेंट को फाइंड आउट करना है जिसमें R2 और F2 के कंपोनेंट्स को मेंशन करके अगेन आप उसको एक्सपेंड कर लोगे। तो ये फर्स्ट मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट यानी ये दोनों मूवमेंट्स हमारे पास आ जाएंगी। सो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, फाइंड द नेट मूवमेंट, यानी कि आपको इसकी जो है नेट मूवमेंट को फाइंड आउट करना है। अब नेट मूवमेंट में क्या होता है, दोनों जो हमारे पास है यानी M1 और ये M1 और ये M2, इन दोनों को आप ऐड करवा दो, यहाँ से हमारे पास नेट मूवमेंट फाइंड आउट हो जाएगी। सो दैट्स इट, ये हमारे पास जो है वेक्टर्स के यानी कि एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप होते हैं। तो आई होप सो कि टॉपिक की अगर आप बेसिक्स वगैरह देखो और फिर क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में चीज़ें तीन बस आपने दो वैसे तो जनरली दिमाग में रखनी होती हैं, अबाउट अ पॉइंट और फिक्स पॉइंट करके। अगर ये क्लियर है तो बस फिर आगे कैलकुलेशन ही, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे।